Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of history, that is New Kings and Kingdoms. Okay, so in last video we looked upon the kingdoms which were emerging after 7th century, and in this video we will discuss about the administration system of those kingdoms. Okay, तो जो नई नई किंगडम्स एमर्ज हुई उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, एडमिनिस्टर वो किस तरह से किया करते थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कई सारे जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप को नए नए टाइटल्स दे रहे थे। एज यू विल लुक हियर, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। तो कई सारे जो किंग्स थे उन्होंने अपने आप को इस तरह के टाइटल्स दिए, जैसे कि महाराजा धीराज हो गया जिसका मीनिंग है ग्रेट किंग या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स यानी कि तीनों जो संसार हैं उनके भगवान का उन्होंने अपने आप को टाइटल, यानी कि अपने आप को वो गॉड से क्या किया करते थे, कंपेयर किया करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह के टाइटल्स उन्होंने अपने आप को दिए हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, तो इस तरह के क्लेम्स तो उन्होंने किए हैं कि अपने आप को टाइटल्स दिए कि वो क्या है, वो भगवान की तरह हैं अपनी पूरी प्रजा के लिए। उन्होंने क्या किया, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंस एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। अब जो किंगडम्स जो थी आपने देखा कि वो क्या थी, वाइड स्प्रेड हुआ करती थी, यानी कि बहुत सारे एरियाज़ में फैली हुआ करती थी। जो किंगडम हुआ करते थे यानी कि एक बड़े एरिया पर कंट्रोल हुआ करता था किसका, किंग्स का। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल होता होगा कि वो इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े किंगडम को वो कैसे संभालें। तो इसके लिए वो क्या करते थे, अपनी जो पावर्स हैं वो शेयर कर दिया करते थे। जैसे आप अपनी कंट्री में भी देखते हैं, पहले कौन है, प्रेसिडेंट हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर मिनिस्टर्स हैं। तो इतने सारे लोग क्यों बनाए गए हैं, ताकि वो क्या कर सके, इतने लोगों में पावर शेयर क्यों की गई हैं, ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर सकें एरियाज़ को और एक एफिशिएंट शासन कर सके। ठीक है, सब लोगों को यानी कि अपनी हेल्प दे सके। तो इसीलिए इट वाज नॉट इजी फॉर द किंग्स ऑल्सो कि वो इतने बड़े एरियाज़ को अकेले कंट्रोल कर लें। तो इसलिए वो क्या करते थे, अपनी पावर शेयर किया करते थे सामंत्स के साथ में भी, और पीजेंट्स के एसोसिएशंस जो हुआ करती थी, ट्रेडर्स के एसोसिएशंस हुआ करती थी, या फिर ब्राह्मण्स की जो एसोसिएशंस हुआ करती थी, समूह हुआ करते थे उनके साथ में। ओके, in each of these states resources were obtained from the producers। तो अब जो स्टेट्स थे, यानी कि इतना बड़ा किंगडम तो है लेकिन उसको चलाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से लिया करते थे, पीजेंट्स हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, या फिर आर्टिशंस हो गए। और ये क्या क्या करते थे बेसिकली, हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। उनको क्या करना होता था बेसिकली, जो भी वो प्रोडक्शन किया करते थे, लाइक कैटल कीपर्स हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, लाइक मिल्क है या फिर घी है, वो उसका कुछ पार्ट किसको देना पड़ेगा, किंग्स को देना पड़ेगा। पीजेंट्स हैं तो उनको अपनी फसल का कुछ पार्ट देना पड़ेगा। आर्टिशंस हैं तो वो उनको स्कल्पचर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो दिया करते थे, और जो भी वो प्रोड्यूस किया करते थे उसका कुछ पार्ट उनको किंगडम में देना होता था। तो इस तरह से रिसोर्सेज ऑब्टेन किया करते थे जो किंग्स हुआ करते थे अपने किंगडम्स के लिए, क्योंकि किंगडम्स हैं। अब राजा क्या कर रहे हैं, वो तो रूल कर रहे हैं ना सारे जो पीपल हैं उनके ऊपर अपने, है ना। अब लेकिन उनको सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, तो उनको सोर्सेज यहाँ से मिला करती थी पीजेंट से। वो क्या लिया करते थे, क्रॉप्स वगैरह, कैटल कीपर से मिल्क वगैरह, और आर्टिशंस क्या करते थे, उनके और काम किया करते थे। ओके, तो समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट। इवन हुआ क्या करता था, जो आर्टिशंस हैं तो वो कुछ टैक्स के रूप में भी उनको दे सकते थे। ओके, तो इस तरह की वहाँ पर किए गए थे चीज़ें। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। कई बार तो क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि जो किंग्स हैं उन्होंने कहा कि मैं इस ज़मीन का क्या हूँ, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, और तुम क्या हो, रेंट की तरह रह रहे हो इसके ऊपर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा इसका, है ना। जैसे हम लोग भी क्या है, रेंट वगैरह पे रहते हैं तो मंथली रेंट पे करते हैं ना। तो वैसे इनको क्या था, जो राजा थे वो मानते थे कि वो इस जो पूरी ज़मीन है उसको क्लेम किया करते थे कि भाई ये मैं इसका क्या हूँ, मालिक हूँ।
और जो भी इस लैंड पर रहेगा, जो भी ऑन करेगा इस लैंड को, उसको उसका रेंट पे करना पड़ेगा. सो रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. तो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो ट्रेड किया करते थे दूसरे एरियाज़ में जा कर के, उनसे भी रिवेन्यू लिया जाता था. रिवेन्यू यानी कि लगान लिया जाता था. ओके, टैक्स लिया जाता था. अब 400 टैक्सेस लिखो यहाँ, देखो यहाँ पे 400 टैक्सेस. ये एक बॉक्स है आपका जिसमें दिया गया है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is veti, taken not a cash but in the form of forced labor, and kadamai or land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess of succession to family property, etc. तो जो चोला जो रूल यानी कि जो चोला रूलर्स थे, उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी. तो वहाँ से तमिलनाडु में एक जो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि तमिलनाडु में रूल किया करते थे जो चोलास, तो वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें बताया गया है कि लगभग 400 तरह के टैक्स हुआ करते थे. 400 अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, जिसमें वेटी भी एक मेंशन किया गया है, जो बेसिकली क्या होता था, उसमें कैश नहीं लिया जाता था बल्कि लेबर वर्क करवाया जाता था, या फिर जिस कादमई यानी कि क्या करवाया जाता था, लोगों को बुलाकर उनसे काम करवाया जाता था, या फिर लैंड रेवेन्यू लिया जाता था उनसे. ठीक है, जब हाउसेस वगैरह में जब लोग रहा करते थे तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था, या फिर अगर सीढ़ियाँ भी लोग क्या करते थे, ट्रीज़ पर चढ़ने के लिए यूज़ किया करते थे, तो उसका भी उनसे टैक्स लिया जाता था. या फिर और हुआ क्या करता था, कभी कभी तो जो फैमिली प्रॉपर्टी हुआ करती थी सीज कर दी जाती थी, तो उसका भी टैक्स लिया जाता था. ठीक है, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें वो की जाती थी. ओके, या फिर अगर ये हुआ कि फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसको किसी को सक्सेशन मिला है ना, कोई और उसमें आ गया, हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करता था, तो उससे भी टैक्स लिया जाता था. ओके, सो आर एनी टैक्सेस कलेक्टेड टुडे. तो इस तरह के क्या टैक्सेस आज भी कलेक्ट किए जाते हैं? आप देखोगे हाउस टैक्स वगैरह तो शायद आज भी हम देते हैं, है ना. तो आप ये सब देखोगे, एक एक्टिविटी है, मैं आपको बताऊंगी बाद में इसके ऊपर कि आपको ये कलेक्ट करना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. अब क्या हुआ करता था, जो भी इन रिसोर्सेज से पैसा मिला करता था किसको, किंग को, वो क्या करता था, इससे अपना इस्टेब्लिशमेंट यानी कि अपना किंगडम चलाया करता था. और क्या क्या करता था किंग, इसके अलावा जो टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते थे और जो किले बनाए जाते थे, वो भी उनको बनाने के लिए भी ये जो फाइनेंस यानी कि पैसा होता था, इसको यूज़ किया जाता था. ओके, दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स. और जो लोग हुआ करते थे उनको वॉर्स भी लड़नी पड़ा करती थी, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade route. तो जब राजा वगैरह क्या करते थे, वॉर लड़ा करते थे, है ना, उसमें उनकी जो आर्मी वगैरह हुआ करती थी वो पीजेंट्स वगैरह ही ज़्यादा हुआ करते थे, और राजा अपनी आर्मी भी मेंटेन किया करती थी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती थी तो पीजेंट्स वगैरह भी जाया करते थे वॉर्स में लड़ने के लिए. ओके, तो जब राजा वॉर लड़ा करते थे उससे भी क्या ये एक्सपेक्टेशन की जाती थी वॉर्स में भी कि जब एक्वेशन हो जाए, यानी कि कंट्रोल हो जाए जब उस राज्य के ऊपर या फिर उस एरिया के ऊपर, तो वहाँ से भी जो वेल्थ है वो उनको दी जाए, और वहाँ पर जो लैंड है यानी कि जिस पर राजा को क्या मिली है, विक्ट्री मिली है, उससे भी उनको क्या मिले, उस लैंड पर भी उनका एक्सेस हो जाए, यानी कि कंट्रोल हो जाए, और जो भी उस एरिया में ट्रेड रूट्स हैं उनसे भी उनको टैक्स दिया जाए. तो ये सारी जो सोर्सेज हुआ करती थी ये होती थी राजा की, जिससे उनको रिवेन्यू या फिर पैसा मिला करता था और जिससे अपना वो पूरा किंगडम चलाया करते थे. ओके, the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases close relatives of the kings had these positions. तो जो टैक्स या फिर रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो भी जिम्मा दिया जाता था, जो जिम्मेदारी दी जाती थी, वो किसको दी जाती थी, उसके लिए कुछ पीपल रिक्रूट किए जाते थे, यानी कि उनको अपॉइंट किया जाता था कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, यानी कि जिनके पास पावर्स ज़्यादा हुआ करती थी. ओके,
और ये जो पोजीशंस हुआ करती थी ये हेरिडेटरी हुआ करती थी, यानी कि वंशानुगत हुआ करती थी। यानी कि अगर अभी फादर वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया से, तो उसके बाद में उनका जो सन होगा वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करता था। और जो पावरफुल फैमिलीज़ हुआ करती थी वहाँ से लोगों को बुलाया जाता था रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। और जो आर्मी थी उसके इस फेयर में भी यही था कि जो आर्मी होती थी वहाँ से भी, वो भी ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ जो हुआ करती थी वहाँ से रिक्रूट किए जाते थे, जो भी बिग पोजीशंस पर, अपर पोजीशंस पर लोग हुआ करते थे। लेकिन पीजेंट्स वगैरह भी आया करते थे आर्मी में। ओके, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हैड दीज पोजीशंस। और कई बार तो जो इस तरह की पोजीशंस, यानी कि आर्मी में अच्छी पोजीशंस या फिर टैक्स कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी जाती थी, जो भी किंग के क्लोज रिलेटिव्स हुआ करते थे उनको ये ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ दी जाती थी। ओके, उनको ये ज़्यादातर बोला जाता था कि आप जाकर टैक्स कलेक्ट कीजिए टू द पर्टिकुलर एरिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो था किंग्स का, कहाँ कहाँ से उनको सोर्सेज मिला करती थी, कहाँ कहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।